जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। हेलो स्टूडेंट, आपके अपने चैनल APSC एजुकेशन पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जैसे कि अब आप लोग देख रहे हैं कि बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान की नेक्स्ट सीरीज अगला टॉपिक है आपका उत्सर्जन तंत्र सेफ्टी सिस्टम। तो हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र यानी कि एस्केलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो पहले हम पूरे टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कवर करेंगे। तो पहले आप पूरे वीडियो को देखें और लास्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। तो उत्सर्जन तंत्र में पहले हम उत्सर्जन देखते हैं कि आखिर उत्सर्जन क्या होता है। तो जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म, तो जो हमारे शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होती हैं ना, केमिकल रिएक्शन होती हैं, उसी को मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो मेटाबॉलिज्म के परिणाम स्वरूप हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आदि कई अपशिष्ट पदार्थों का, कई वेस्ट मटेरियल का निर्माण होता रहता है, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक है। तो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने के लिए इनका शरीर से बाहर निकलना आवश्यक होता है। तो इसी क्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, इनको शरीर से बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। तो हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ रहे हैं। तो वे उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो उत्सर्जी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए जो भी अंग सम्मिलित रूप से भाग लेते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाएगा? तो उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाएगा। तो अपशिष्ट पदार्थ को आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो आपने ये जूस निकालने वाली मशीन देखी होगी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि अनार का जूस निकाला जा रहा है। तो ऊपर से अनार डाला गया, तो अनार का जूस आगे से निकलेगा और आप देख रहे हैं पीछे से क्या होता है कि जो भी इसका वेस्ट मटेरियल है वो बाहर आता है। तो इसको कहा जाएगा अपशिष्ट पदार्थ। तो हम भी बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते हैं, ग्रहण करने के बाद जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो इसी प्रकार ये जो मशीन है, इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि इसने अनार को ग्रहण किया, और जो ये मशीन है इसको क्या कहा जाएगा? इसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाएगा, क्योंकि ये अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए काम कर रही है ना। तो पूरी इस मशीन को उत्सर्जन तंत्र कहा जाएगा, एस्केलेटरी सिस्टम कहा जाएगा, और जो ये वेस्ट मटेरियल है इसे अपशिष्ट पदार्थ कहा जाएगा। इसी प्रकार हम भी बहुत सी चीज़ें ग्रहण करते हैं। हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया होती है, उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसे उत्सर्जन की क्रिया कहा जाता है, और इसमें भाग लेने वाले अंगों को सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। तो कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, एस्केलेटरी मटेरियल हैं, जो हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं? तो पहला तो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उत्सर्जी पदार्थ है, क्योंकि इसकी हमारे शरीर को जरूरत नहीं है। तो फेफड़ों के माध्यम से इसको हम बाहर निकाल देते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड को। मैंने श्वसन तंत्र में इसकी पूरी प्रक्रिया समझाई थी। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो बायोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लेना, वहाँ पर आपको सारी बायोलॉजी की वीडियोस मिल जाएंगी। तो पहला उत्सर्जी पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा है पसीना। तो पसीना भी उत्सर्जी पदार्थ है। और उसके बाद है नाइट्रोजन वेस्ट। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मुख्य रूप से जो अपशिष्ट पदार्थ है ना, ये नाइट्रोजन वेस्ट ही है। इसमें क्या क्या आता है? तो नाइट्रोजन वेस्ट में यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया और मूत्र ये सम्मिलित रूप से आते हैं। तो ये सभी नाइट्रोजन वेस्ट हैं, जिन्हें हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो मुख्य रूप से नाइट्रोजन वेस्ट ही हैं जो कि हमारे शरीर से बाहर निकाले जाते हैं। तो ये तो हो गए उत्सर्जी पदार्थ। अब हम देख लेते हैं उत्सर्जी अंग, यानी कि किन अंगों की सहायता से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो सबसे पहले है किडनी, जिसे वृक्क कहते हैं, हम इसे गुर्दा भी कहते हैं। तो किडनी की सहायता से यूरिन यानी कि मूत्र को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है फेफड़े यानी कि लंग्स। तो फेफड़ों की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। उसके बाद है लीवर, यकृत। तो लीवर क्या करता है? ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है, और यही यूरिया किडनी क्या करती है? मूत्र के रूप में बाहर निकाल देती है। तो यकृत का काम क्या है? तो ये अमोनिया को यूरिया में बदल देती है। उसके बाद है स्किन यानी कि त्वचा। तो त्वचा से क्या निकलता है? पसीना। तो पसीना भी उत्सर्जी पदार्थ है जो कि त्वचा से बाहर निकलता है। तो ये चार मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है किडनी, क्योंकि मेन काम किडनी का ही है। जो यूरिया है हमारे शरीर से किडनी के द्वारा ही बाहर निकलता है। तो जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। सभी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर
जो हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग है वो किडनी है। सभी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो जीव हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि मुख्य रूप से जो नाइट्रोजन है इसी को शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जो जीव हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है अमोनोटैलिक, दूसरा है यूरियोटैलिक, तीसरा प्रकार है यूरिकोटैलिक और चौथा प्रकार है गुआनोटैलिक। तो एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले है अमोनोटैलिक। तो इन जंतुओं में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। तो जिन जंतुओं का उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है उन्हें अमोनोटैलिक कहा जाता है। तो अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। तो अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए भी जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो इसके उदाहरण क्या है? तो अमोनोटैलिक जीव कौन से होते हैं? तो जो भी जलीय जंतु होते हैं ना, हो गई, अमीबा हो गए, ये अमोनोटैलिक के उदाहरण हैं। तो आप याद रखिएगा जो भी जलीय जंतु हैं वो अमोनोटैलिक होते हैं। तो अमोनोटैलिक क्यों होते हैं? क्योंकि उनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है, इसीलिए उन्हें अमोनोटैलिक जीव कहा जाता है। उसके बाद है यूरियोटैलिक जीव। तो इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है और यूरिया अपेक्षाकृत कम विषाक्त पदार्थ होता है और इसके उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। तो इसका उदाहरण क्या है? तो स्तनधारी यानी कि जितने भी मैमल्स हैं वो यूरियोटैलिक जीव होते हैं। तो जैसे कि मनुष्य, हम भी मैमल्स हैं। तो यूरियोटैलिक जीव कौन से होते हैं? जिन जंतुओं के उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है ना, उन्हें यूरियोटैलिक जीव कहा जाता है। उसके बाद है यूरिकोटैलिक जीव। तो यूरिकोटैलिक जीव कौन से होते हैं? तो इनमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। तो यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूरिकोटैलिक कहा जाता है। उदाहरण के रूप में जो पक्षी हैं और सरीसृप यानी कि जो रेप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जीव हैं, वो यूरिकोटैलिक जीव होते हैं। तो इनमें जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो यूरिक एसिड होता है यानी कि यूरिक अम्ल होता है। तो पक्षी यूरिकोटैलिक जीव हैं। उसके बाद है गुआनोटैलिक। तो गुआनोटैलिक जीव कौन से होते हैं? तो ये आपको किताबों में देखने को नहीं मिलेगा, पर यूपीएससी में इसका उदाहरण पूछा गया था, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। तो जो जीव गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं उन्हें गुआनोटैलिक कहा जाता है। इसका उदाहरण पूछा गया था कि बताइए मकड़ी कौन सा जीव है? तो वो गुआनोटैलिक जीव है। तो मकड़ी और बिच्छू ये दोनों गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं, तो ये गुआनोटैलिक जीव हैं। तो जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं जैसे कि जलीय जीव। उसके बाद है यूरियोटैलिक, जो यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, इसमें स्तनधारी आते हैं यानी कि हम भी इसी में आते हैं। उसके बाद है यूरिकोटैलिक, जो जीव यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं, इसमें पक्षी और रेप्टाइल आते हैं। उसके बाद है गुआनोटैलिक, जो गुआनिन का उत्सर्जन करते हैं जैसे मकड़ी और बिच्छू। तो अब हम एक एक करके जो उत्सर्जी अंग हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले है त्वचा यानी कि स्किन। तो यह शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा को उत्सर्जित करती है। तो जो भी हम पानी पीते हैं तो जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, ये पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और इसी के साथ जो अतिरिक्त लवण यानी कि एक्स्ट्रा सोल्ट होता है ना, वो भी पसीने के माध्यम से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों तथा तैलीय ग्रंथियों से पसीना और तेल का स्रावन होता है। तो हमारी स्वेट ग्लैंड से यानी कि श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है तथा तेलीय ग्रंथियों से हमारे शरीर से तेल भी निकलता है। तो आप कहेंगे कि तेल कहाँ निकलता है? तो इतनी मात्रा में तेल नहीं निकलता। आप देखते होंगे कि आपके फेस पर जो आपकी नाक होती है ना, नाक के बगल में चिपचिपा पदार्थ निकलता है। ये ज़्यादा मात्रा में नहीं निकलता। नाक के बाहर की बात कर रहा हूँ मैं, नाक के अंदर की नहीं। नाक के बाहर की स्किन आप देखेंगे थोड़ी ऑयली सी होती है। कई लोग कहते हैं ना कि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है, तो वो फेस वॉश यूज़ करते हैं अपनी ऑयली स्किन के लिए। तो हमारी श्वेत ग्रंथियों से पसीना निकलता है और तैलीय ग्रंथियों से तेल निकलता है। उसके बाद अगला उत्सर्जन अंग है फेफड़े। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो फेफड़ों के बारे में मैंने आपको श्वसन तंत्र वाली वीडियो में डिटेल में पढ़ाया था। यहाँ पर हम केवल जो इनके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकाले जाएंगे वो पढ़ेंगे। तो फेफड़े क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो होती ही है, उसके साथ साथ जल वाष्प भी होते हैं। तो जल वाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक होते हैं, जो शरीर से जल वाष्प के रूप में फेफड़े बाहर निकाल देते हैं। तो फेफड़े कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ बाहर निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प। उसके बाद है यकृत यानी कि लीवर। तो यह शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलीरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। तो जो लीवर है ना, ये हमारे शरीर में जो अमोनिया है उसको, अमोनिया काफ़ी खतरनाक होता है, तो लीवर क्या करता है? अमोनिया को
यूरिया में बदल देता है और यही यूरिया आगे हम देखेंगे कि पेशाब के रूप में हम बाहर निकाल देते हैं। और जो ये यूरिया होता है ना, ये कुछ समय के बाद जब हम बाहर निकाल देते हैं, ये कुछ समय के बाद फिर अमोनिया में बदल जाता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जहाँ पर आप पेशाब करते हैं, अगर आप वहाँ पर पानी ना डालें तो क्या होगा, बदबू आएगी ना। तो बदबू किसकी होती है, तो अमोनिया के कारण वो बदबू आती है, क्योंकि जो यकृत है ये अमोनिया को यूरिया में बदल तो देता है, लेकिन यूरिया बाद में फिर से अमोनिया के रूप में बदल जाता है। इसीलिए जब हम पेशाब कर देते हैं तो पेशाब करने के कुछ देर बाद वहाँ से बदबू आने लगती है, क्योंकि जो यूरिया है वो अमोनिया में बदल जाता है और अमोनिया के कारण ही उसमें बदबू आती है। उसके बाद आगे हम अगला उत्सर्जी अंग देखते हैं, किडनी। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट उत्सर्जी अंग है किडनी। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं, इसी से सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते भी हैं। तो जो किडनी है ये मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग है, जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। तो गुर्दे का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य रक्त को यानी कि ब्लड को फिल्टर करना होता है, ब्लड को छानना होता है। तो मनुष्यों में उदर गुहा यानी कि अब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर आप देखेंगे कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, इसके बगल में दोनों ओर एक एक वृक्क यानी कि एक एक गुर्दा होता है। तो हमारे शरीर में 2 गुर्दे होते हैं और ये कहाँ पर स्थित हैं, तो हमारे शरीर में उदर गुहा में यानी कि अब्डोमिनल कैविटी में ये दोनों गुर्दे होते हैं। और वृक्क के चारों ओर पेरिटेनियम की एक झिल्ली पाई जाती है जो इनकी सुरक्षा करती है। तो किडनी के चारों ओर कौन सी झिल्ली पाई जाती है, पेरिटेनियम झिल्ली पाई जाती है जो इसकी रक्षा करती है। तो प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से लेकर 180 ग्राम तक होता है। ये एक किडनी का वजन है कितना, 140 से लेकर 180 ग्राम। तो किडनी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला भाग है कोर्टेक्स यानी कि ये किडनी का बाहरी भाग होता है, और दूसरा भाग है मेडुला, तो ये किडनी का आंतरिक भाग होता है। जो आप अंदर ये पिरामिड की शेप में देख रहे हैं ना, ये है मेडुला, और बाहर का जो भाग है इसे कहा जाता है कोर्टेक्स। तो किडनी को 2 भागों में विभाजित किया गया है। बाहर के भाग को कोर्टेक्स कहा जाता है और जो अंदर ये पिरामिड की शेप में होते हैं इन्हें मेडुला कहा जाता है। तो किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो जो हमारी किडनी है ना, इसका काम क्या है, तो इसका काम खून को फिल्टर करना है। लेकिन किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होता है ना, आगे हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्रॉन ही मुख्य रूप से जो ब्लड होता है ना, इसको फिल्टर करने का काम करता है। तो प्रत्येक किडनी में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो हमारी एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। याद रखिएगा, लगभग 10 से 12 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं एक किडनी के अंदर। तो 2 किडनी के अंदर लगभग 20 से 24 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। और जो नेफ्रॉन है ना, यही खून को छानने का काम करते हैं, यानी कि ब्लड को फिल्टर करने का काम करते हैं। तो किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है, तो किडनी का अध्ययन यानी कि किडनी की स्टडी को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि जो नेफ्रॉन है यही किडनी की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। मेन काम इन्हीं का है, यही ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसीलिए किडनी के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। तो आगे अब हम नेफ्रॉन की संरचना देख लेते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसके जो नाम है ये थोड़े अटपटे हैं, लेकिन ये आपको याद होने चाहिए और अभी याद हो भी जाएंगे। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आजकल जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं ना, वो डायग्राम से प्रश्न आते हैं, यानी कि एग्जामिनर क्या करता है, डायग्राम दे देता है और पूछता है कि बताइए इस वाले पार्ट को क्या कहा जाएगा। यानी कि डायग्राम दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इस पार्ट को क्या कहा जाएगा। तो इसीलिए आपको इसकी संरचना पता होनी चाहिए। तो जो नेफ्रॉन है ना, इसकी संरचना कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। तो हमारी एक किडनी में लगभग 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो ये एक नेफ्रॉन की संरचना है। इसी प्रकार 1 मिलियन एक किडनी में पाए जाते हैं। तो हम एक नेफ्रॉन के बारे में पढ़ लेते हैं। बाकी के सारे नेफ्रॉन इसी प्रकार होते हैं, और जैसे एक नेफ्रॉन काम करता है, बाकी के नेफ्रॉन भी उसी प्रकार काम करते हैं। तो नेफ्रॉन की संरचना में तो पहले जो ये नाम है इनको एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले आप देखेंगे कि नेफ्रॉन की शुरुआत में 2 नलिकाएं हैं। एक को कहते हैं अफेरेंट आर्ट्रियोल यानी कि अभिवाही धमनिका, ये थोड़ी मोटी होती है। दूसरी है अफेरेंट आर्ट्रियोल, इसे कहते हैं अपवाही धमनिका, ये थोड़ी पतली होती है। इनके कार्य हम आगे पढ़ेंगे, अभी तो हम इनके नाम देख रहे हैं। एक है अफेरेंट आर्ट्रियोल और दूसरी है इफेरेंट आर्ट्रियोल। उसके बाद जो आप ये कप जैसी संरचना देख रहे हैं, इसे कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमेन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले इसके बारे में पता लगाया था, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम रख दिया गया है बोमेन कैप्सूल। और इसके बीच में जो ये गुच्छेनुमा संरचना है, इसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है, हिंदी में केशिका गुच्छ कहा जाता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो ये घुमावनुमा संरचना है ना, कुंडली नुमा संरचना है, इसे क्या कहेंगे, तो हिंदी में इसे कहेंगे समीपस्थ कुंडली नलिका, क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के समीप है, नज़दीक है, इसीलिए इसे कहेंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका। इंग्लिश में कहते हैं पीसीटी, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसे शॉर्ट में कहते हैं पीसीटी। उसके बाद आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो ये यू प्रकार की संरचना है ना, इसे क्या कहेंगे, तो इसे हेनेले लूप कहेंगे, क्योंकि हेनेले नामक वैज्ञानिक ने इस लूप की खोज की थी, तो इसे हेनेले लूप कहा जाएगा।
उसके बाद अब आगे की ओर देखेंगे तो एक और घुमावदार संरचना है, कुंडली नुमा संरचना है, तो इसे कहा जाएगा दूरस्थ कुंडलित नलिका। क्योंकि ये बोमेन कैप्सूल के दूर है तो इसीलिए इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाएगा। जो नजदीक थी उसे समीपस्थ कुंडलित नलिका और जो दूर है उसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। इंग्लिश में इसे DCT कह देते हैं। उसके बाद नेफ्रॉन का आखिरी भाग है जिसे कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, हिंदी में संग्रह नलिका कहते हैं। तो जो ये नाम है इनको आप याद कर लेना। तो इनका काम क्या है पहले मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। तो देखिए ये जो अफेरेंट आर्टरियोल है ना, अभिवाही धमनिका है, ये खून को और ग्लोमेरुलस में जो आप ये देख रहे हैं गुच्छे नुमा संरचना है, यहाँ पर ग्लोमेरुलस में पहुँचा देती है। और ग्लोमेरुलस का काम क्या है, तो ग्लोमेरुलस खून को फिल्टर करता है, यानी कि खून को छानता है। उसके बाद क्या होता है कि खून वापस ये जो एफेरेंट आर्टरियोल है ना, यहाँ से वापस धमनियों में चला जाता है। क्योंकि जो खून है ये पेशाब के रूप में बाहर तो नहीं आएगा, इसीलिए जो एफेरेंट आर्टरियोल है इसका काम है खून को किडनी तक पहुँचाना, किडनी में भी कहाँ पर ग्लोमेरुलस तक पहुँचाना। और ग्लोमेरुलस क्या करेगा, खून को फिल्टर करेगा। फिल्टर होने के बाद जो खून है ये एफेरेंट आर्टरियोल के द्वारा वापस चला जाएगा। अब खून के अंदर जितनी भी बाकी की चीज़ें थी जो ग्लोमेरुलस में फिल्टर हुई हैं वो नीचे की तरफ PCT नलिका में आ जाएंगी। उसके बाद जो यूरिन है यानी कि मूत्र है ये हेनरे लूप से होते हुए DCT में आएगा और DCT से होते हुए ये कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाएगा और यहाँ से आगे जाकर ये बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, विषैले पदार्थ होते हैं, उन्हें पेशाब के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमने जो भी पीछे पढ़ा उसके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो पहले है केशिका गुच्छ यानी कि ग्लोमेरुलस। तो नेफ्रॉन के बोमन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही धमनिका मिलकर एक जाल नुमा संरचना बनाती हैं। तो नेफ्रॉन के बोमन संपुट यानी कि बोमेन कैप्सूल वाले भाग में अभिवाही धमनिका तथा अपवाही धमनिका मिलकर एक जाल नुमा संरचना बनाती हैं। जैसा आप देख रहे हैं इसी को क्या कहा जाता है, इसी को केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो नेफ्रॉन में सबसे पहले जो ब्लड होता है ना, ये कहाँ पर छाना जाता है, तो केशिका गुच्छ के द्वारा ही छाना जाता है। सबसे पहले जो ब्लड होता है ये ग्लोमेरुलस द्वारा ही छाना जाता है। उसके बाद है बोमन संपुट यानी कि बोमेन्स कैप्सूल। तो बोमन संपुट नेफ्रॉन में प्याले नुमा संरचना होती है। जो आप ये सी आकृति की संरचना देख रहे हैं इसे बोमेन्स कैप्सूल कहा जाता है। और केशिका गुच्छ में छना हुआ पदार्थ बोमन संपुट में ही इकट्ठा होता रहता है, क्योंकि बोमन संपुट के अंदर ही केशिका गुच्छ होती है और यहीं पर सबसे पहले ब्लड फिल्टर होता है। तो ब्लड फिल्टर होने के बाद छना हुआ पदार्थ कहाँ पर इकट्ठा होता है, बोमन संपुट में इकट्ठा होता है। उसके बाद है PCT यानी कि समीपस्थ संवलित नलिका। तो ये बोमेन कैप्सूल के समीप है, इसीलिए इसे समीपस्थ संवलित नलिका कहा जाता है। तो बोमेन संपुट के आगे की ओर विस्तारित भाग जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है उसे समीपस्थ संवलित नलिका कहा जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर 70 से 80% जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण किया जाता है। क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है इसने ब्लड को फिल्टर किया और जो अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसे आगे भेज दिया। लेकिन उस उत्सर्जी पदार्थ में अभी भी काम की चीज़ें हैं जिनकी हमारे शरीर को ज़रूरत है। तो यहाँ पर आके PCT में क्या होगा कि 70 से 80% जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट्स का अवशोषण किया जाता है। तो यह हाइड्रोजन आयन का स्त्रावन करती है। जो ये PCT नलिका है ना, ये हाइड्रोजन आयन का स्त्रावन करती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है, मूत्र है, वो अम्लीय हो जाता है। तो ये मूत्र के pH मान को नियंत्रित करती है। कौन सी नलिका, PCT नलिका मूत्र के pH मान को नियंत्रित करती है। उसके बाद आगे है हेनरे लूप। जो आप ये यू आकृति की संरचना वाला भाग देख रहे हैं इसे क्या कहते हैं, इसे हेनले लूप कहते हैं। तो नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। तो हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। तो आप जो देख रहे हैं ना, नेफ्रॉन की पूरी संरचना यहाँ पर ऊपर से लेकर नीचे तक जो भी अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, उसमें से जो भी काम की चीज़ें हैं ना वो निकाल ली जाती हैं। उसके बाद आखिर में जाकर जो बिल्कुल से अपशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जी पदार्थ है, हमारे शरीर में उसका काम नहीं है, वो उसके बाद में आखिर में जाकर बाहर निकलता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि आपकी मम्मी क्या करती हैं, जो भी आपकी पुरानी किताबें हैं उनको कबाड़ी वाले को बेच रही होती हैं, तभी आप देखते हैं कि उनमें से कई जो किताबें हैं वो आपके काम की हैं। तो आप क्या करते हैं, उन किताबों को निकाल लेते हैं। तो उसके बाद जो आपके काम की नहीं बचती वो कबाड़ी वाला ले जाता है। तो उसी प्रकार जो पूरी ये नेफ्रॉन की संरचना है, इसमें क्या होगा, पहले सबसे ऊपर ग्लोमेरुलस में ब्लड फिल्टर होगा, उसके बाद वो यूरिन में बदल जाएगा और यूरिन में भी अभी कई काम की चीज़ें हैं जो आप देखेंगे। पहले जो PCT है वहाँ पर जो काम की चीज़ें हैं उनका अवशोषण होगा। उसके बाद आगे चलकर हेनले लूप में भी आप देखेंगे जो काम की चीज़ें हैं वो अलग निकाली जाएंगी, यानी कि 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण कहाँ पर होगा, हेनले लूप में होगा। उसके बाद यूरिन आगे जाएगा कहाँ पर, DCT में। तो नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो कि संग्राहक नलिका से यानी कि कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा होता है उसे DCT कहा जाता है, दूरस्थ संवलित नलिका कहा जाता है। और यहाँ पर लगभग
20% तक जल, सोडियम क्लोराइड तथा बाइकार्बोनेट का अवशोषण का कार्य पूरा हो जाता है। इसके बाद अब जो यूरिन निकलेगा इसमें किसी भी प्रकार का अवशोषण नहीं होगा, यानी कि अब वो पूरी तरह से अवशिष्ट पदार्थ है, उत्सर्जित पदार्थ है। सबसे आखिरी में कहाँ पर अवशोषण होता है? तो DCT में होता है। तो शुरुआत में हमने अविवाहित धमनिका और अपवाहित धमनिका के बारे में पढ़ा था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो अफेरेंट आर्टरियोल है ये रक्त को केशिका गुच्छ तक पहुँचाती हैं, और जो इफेरेंट आर्टरियोल है यानी कि अपवाहित धमनिका है ये क्या करती हैं? रक्त को, यानी कि जो रक्त फिल्टर हो गया है उसे केशिका गुच्छ से वापस लेकर जाती हैं। तो जो मैंने आपको बताया था यहाँ पर लिख दिया। तो पीछे हमने देखा कि यूरिन DCT से अब आगे जाएगा, तो DCT से आगे कहाँ पर आएगा? कलेक्टिंग डक्ट में आएगा, जैसा इसका नाम है कलेक्टिंग यानी कि संग्रह। तो जो संग्रह नलिका होती है ये अंत में मूत्र वाहिनी से जुड़ी होती है, और ये मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव्य अवशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है। उसके बाद है मूत्र वाहिनी यानी कि यूरेटर्स। अब किडनी के बाद जो मूत्र है इन मूत्र वाहिनियों के माध्यम से आगे बढ़ेगा। तो आप जो ये दो पतली नलिकाएं देख रहे हैं इन्हीं को मूत्र वाहिनी कहा जाता है, यूरेटर कहा जाता है। तो मूत्र वाहिनी का कार्य किडनी से मूत्राशय तक यूरिन को पहुंचाना है। तो मूत्र वाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक लेकर जाती हैं, और ये आमतौर पर मानव वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। तो मूत्र वाहिनी का कार्य क्या है? तो ये एक प्रकार की नलिका है जो क्या करती है? मूत्र को किडनी से मूत्राशय तक पहुंचाती है। उसके बाद है मूत्राशय, जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। तो आप जो ये देख रहे हैं ये है यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर मनुष्यों में मौजूद खोखला अंग होता है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन को, यानी कि मूत्र को बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। तो इसका काम क्या है? यूरिन को स्टोर करना, यानी कि शरीर से बाहर निकलने से पहले जो हमारा यूरिन होता है, हमारा मूत्र होता है, वो कहाँ पर स्टोर होता है? तो मूत्राशय यानी कि ब्लैडर में स्टोर होता है। तो जो मूत्र होता है यानी कि यूरिन होता है ये मूत्र वाहिनी के माध्यम से ब्लैडर में प्रवेश करता है, और यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ब्लैडर को खाली करने की इच्छा पेशाब होने से पहले सामान्य वयस्क मानव ब्लैडर में 300 से लेकर 500 मिलीमीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। यानी कि जो हमारा मूत्राशय है ये कितना यूरिन स्टोर कर सकता है? तो 300 से लेकर 500 मिलीमीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। उसके बाद क्या होगा? तो जब ये मूत्राशय 2/3 भर जाता है ना, तब ये हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब पेशाब करने का टाइम आ गया है। तो जब ये 2/3 भर जाता है ना, तो हमारे दिमाग को सिग्नल देता है कि अब पेशाब करने का वक्त आ गया है। तो देखिए किडनी से जो यूरिन है ये मूत्र वाहिनी से होता हुआ कहाँ पर आकर इकट्ठा हो जाता है? तो ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, और उसके बाद ये मूत्र मार्ग यानी कि यूरेथ्रा के रास्ते से हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। उसके बाद आगे हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो जो हमारी किडनी है ना, ये प्रति मिनट में औसतन 125 मिलीलीटर ब्लड और दिन भर में 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती है। तो हमारी किडनी 1 मिनट में 125 मिलीलीटर और पूरे दिन भर में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। तो जो हमारा यूरिन होता है ना, इसमें जो अवशिष्ट पदार्थ होता है वो कौन कौन सा होता है और कितनी मात्रा में होता है? तो हमारे मूत्र में सबसे ज़्यादा जल होता है 95%। उसके बाद है यूरिया। यूरिया कितना होता है? 2.7%। खनिज लवण कितने होते हैं? तो 2%। और यूरिक अम्ल कितना होता है? तो 0.3%। तो सबसे ज़्यादा हमारे मूत्र में जल होता है कितना? 95%। तो जो हमारे मूत्र का जो रंग होता है ये हल्का पीला होता है। ये किसके कारण होता है? तो हमारे मूत्र का हल्का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला होता है। और हमारे मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो इसका पीएच मान 6 होता है, जिसके कारण ये हल्का अम्लीय होता है, यानी कि एसिडिक होता है। और एक स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से लेकर 2.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। एक जो स्वस्थ मनुष्य है एक दिन में कितना पेशाब कर देता है? तो 1.5 से लेकर 2.5 लीटर मूत्र का विसर्जन करता है। उसके बाद आगे है कि किडनी में बनने वाली पथरी किससे बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। जो आप देखते हैं ना कि कई लोगों के मूत्र मार्ग में यानी कि किडनी में पथरी हो जाती है, वो स्टोन किसका बना होता है? तो कैल्शियम ऑक्सलेट का बना होता है। उसके बाद आगे है कि जब हमारी किडनी ठीक से कार्य करना बंद कर देती है तब रक्त से जो अपशिष्ट उत्पाद हैं और जो अतिरिक्त तरल पदार्थ हैं ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकल पाते, क्योंकि हमारी किडनी ने काम करना बंद कर दिया है। किडनी काम नहीं करेगी तो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं और अतिरिक्त तरल पदार्थ हैं ये हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे और हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। तो क्या होता है कि डायलिसिस की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। यानी कि डायलिसिस की प्रक्रिया में कृत्रिम रूप से मशीन का उपयोग करके हमारे रक्त को फिल्टर किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा थियरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि मानव उत्सर्जन तंत्र में अपशिष्ट के निष्कासन के लिए निम्न में से चरणों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो आपको सही क्रम का चयन करना है। तो इसमें सबसे पहले वृक्क यानी कि किडनी आएगी, किडनी के बाद मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी के बाद मूत्राशय और आखिर में मूत्र मार्ग। तो सही क्रम क्या है? ऑप्शन सी, किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्र मार्ग। अगला
तो बताइए पक्षी अमोनोटैलिक होते हैं, यूरियोटैलिक होते हैं या यूरिकोटैलिक होते हैं? तो जो पक्षी होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं, यानी कि जो इनका उत्सर्ज्य पदार्थ होता है ये यूरिक एसिड होता है। तो जो पक्षी होते हैं ये यूरिकोटैलिक होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के वृक्क में पथरी बनती है, तो किससे बनती है? वसाओं के ब्लॉकेज से? नहीं। वृक्क में बालू के कणों से? ये भी गलत है। तीसरा है कि वृक्क में ब्रोंटिस के लोकलाइजेशन से? ये भी गलत है। डी ऑप्शन है कि वृक्क के पेल्विक में ऑक्सिलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से। तो ये सही जवाब है। जो गुर्दे में पथरी बनती है ना, किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्सिलेट से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम की मौजूदगी के कारण होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? तो जो यूरिया है ना, इसका निर्माण हमारे लीवर में होता है। तो जो हमारा लीवर है ये अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। तो इसका सही जवाब है यकृत में, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो यूरिन की पीएच वैल्यू होती है 6। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कौन सा अंग अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा अंग है जो अमोनिया को उत्सर्जन के लिए यूरिया में परिवर्तित करता है? तो इसका सही जवाब है यकृत, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नेफ्रोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? तो नेफ्रोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है? तो ये वृक्क यानी कि गुर्दे के अध्ययन से संबंधित है। डायलिसिस का उपयोग डैश के रोगियों के लिए किया जाता है, जिनको फेफड़ों की परेशानी हो या वृक्क की परेशानी हो। तो जिनको वृक्क यानी कि गुर्दे की परेशानी होती है उनके लिए डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि उस नलिका का चयन कीजिए जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर के बाहर तक लेकर जाती है। तो मूत्राशय से जो हमारा मूत्र है वो किसके द्वारा शरीर से बाहर निकलता है? मूत्र मार्ग के द्वारा। जो हमारा यूरिन है ये शरीर से बाहर निकलता है। जो मूत्रवाहिनी है इनका काम क्या है कि यूरिन को किडनी से ब्लैडर यानी कि मूत्राशय तक पहुंचाना, और मूत्राशय के बाद जो मूत्र है ये मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। तो आज का आखिरी प्रश्न है कि हेयर पिन जैसी संरचना जो नेफ्रॉन का भाग है वो क्या है? हेनरी लूप है, प्रोक्सिकल नलिका है, दूरस्थ नलिका है या संग्रह नलिका है? तो नेफ्रॉन में आप देखेंगे तो हेयर पिन जैसी संरचना कहाँ पर देखने को मिलती है? तो जो यू आकृति की संरचना है कहाँ पर देखने को मिलती है? तो ये हेनरी